मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं चीजों को। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो यार मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है बहुत ही ज्यादा, एक तो आसान है और दूसरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास की शुरुआत जो होने वाली है वो 550 से होने वाली है, 550 बीसी से, सॉरी एडी से, और यहां से लेकर के ये 1741 एडी तक ये जाने वाली। अब यार मध्यकालीन इतिहास को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें 5 राजवंशों को हमको पढ़ना पड़ेगा। कितने राजवंशों को पढ़ना पड़ेगा? 5 को। पहले देख लो फिर लिखो। 5 राजवंशों में जो पहला राजवंश यहां पर सबसे पहले मिलेगा बेटा, उसका नाम रहेगा क्या? कलचुरी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? है वंशीय भी कहते हैं, या इसी को क्या कह देते हैं? माहेशमती, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कतियूरी, है ना। ये एक है, एक राजवंश है, ठीक है। इतना टाइम ड्यूरेशन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यही आएगा, इसी का मेजर टाइम ड्यूरेशन है। 550 एडी में आएगा और 1741 एडी में चला जाएगा कलचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट, कलचुरी के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपको देखना है फणी नागवंश को, जो कि कबीर धाम वाले सेक्शन में रहता है, ठीक है। कहां का? कबीर धाम का फणी नागवंश। ये दूसरा सेगमेंट आपको देखना है। और ये जो कबीर धाम का फणी नागवंश है, इसको अगर आप देखना चालू करेंगे तो आप पाएंगे 11th एडी, 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, मतलब 14th एडी तक ये चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा बेटा? फणी नाग। अब इसके बाद जो बेटा आपके पास आएगा, ठीक है, नंबर 3 पर ये आएगा कांकेर का सोमवंश। ये बैठ गया था ना बेटा, हमने मैकल को देखा था, हमने सिरपुर को देखा था, और हमने कलिंग को देखा था, और हमारा क्या बच गया था? कांकेर का सोमवंश बच गया था। तो ये जो कांकेर का सोमवंश है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी में आने वाला है। कब से कब तक? 13 एडी से लेकर के 14 एडी, ठीक है, यहां तक आने वाला है। इसके बाद जो आने वाला है आपके पास, इसका नाम है क्या? बस्तर का छिंदक नाग। बस्तर का कौन सा आएगा बेटा? छिंदक नागवंश। और ये जो बस्तर का छिंदक नागवंश है ये बेटा आएगा 1023 एडी से 1324 एडी तक ये रहने वाला है। ये है बस्तर का छिंदक नागवंश। इसके बाद जो आपके पास आएगा, देखेंगे इसको क्या आएगा, ये आएगा आखिरी में काकतीय वंश। कौन सा वंश आने वाला है? काकतीय वंश। ये 1324 से एंट्री लेगा और 1950 तक लगभग चलेगा, ठीक है। तो ये इतने कितने 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 यार बेटा? 5 राजवंश बेटा आपके पास आने वाले हैं। सबसे पहले आने वाला है क्या? कलचुरी। दूसरे नंबर पर आएगा फणीनाग, फिर आएगा क्या? सोमवंश, फिर आएगा क्या? छिंदक नाग। किधर का? बस्तर का।
और उसके बाद आएगा क्या, काकतीय। तो ये 5 राजवंश रहेंगे, कहां पर रहेंगे, कहां पर रहेंगे, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास। सबसे पहले आप लोग डील किसके करने वाले हैं, कलचुरी को। क्यों करेंगे, क्योंकि भैया नंबर 1 पे उसी पे लिखे हैं, उसी को, इसलिए से डील कर लेते हैं, है ना, तो ठीक रहेगा ना। चलो समझते कलचुरी को। कलचुरी राजवंश, तो बेटा कलचुरी राजवंश की जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कलचुरी राजवंश में कृष्ण राज की। किसकी बात करता हूं, कृष्ण राज की बात करता हूं, कलचुरियों। क्योंकि ये जो कृष्ण राज था यही कलचुरियों का आदि पुरुष रहा। कृष्ण राज क्या रहा, कलचुरियों का आदि पुरुष। आदि पुरुष या फिर आप इसी को मूल पुरुष भी कहते हैं। मूल पुरुष, ये आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष था, ठीक है। ये वो बंदा था, ठीक है, जिसने पहली बार कलचुरी के नाम से अपने आप को क्या करा, स्थापित करा, ठीक है। तो ये मेन फाउंडर बंदा है। लेकिन ये कहां था, ये भारत में था या छत्तीसगढ़ में था, इसको मैंने अभी नहीं बताया है। तो ये याद रखिए कि ये छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत में कलचुरियों का फाउंडर है। और भारत में कलचुरियों ने, अगर उसके राजपाट की बात करेंगे, शासनकाल की बात करेंगे, तो लगभग 1200 वर्षों तक कलचुरियों ने भारत में क्या करा है, शासन करा है। बात समझ में आ रहा है। तो कृष्ण राज ये क्या है, आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष है। और संपूर्ण भारत में क्या है, कलचुरियों का संस्थापक है। अच्छा, जब संस्थापक की बात आएगी तो इसका डेट भी आएगा, एक कब इसने स्थापित किया। तो याद रख लेना भैया 500 एडी में, 500 एडी में इसने क्या कहा है, स्थापना करिए। किसकी स्थापना करिए, किसकी करिए, कलचुरी वंश की। कहां करी है, तो करा इसने महाराष्ट्र में। कहां करा है, महाराष्ट्र में। अब इसके बाद इसका बेटा आया, कृष्णराज का बेटा। कृष्णराज के बेटे का नाम है शंकरगढ़ प्रथम। क्या नाम है इसके बेटे का, शंकरगढ़ प्रथम। कहां राजपाट कर रहा है, महाराष्ट्र में। शंकरगढ़ प्रथम के बाद उसका बेटा आया, इसका नाम था बुधराज। क्या नाम है इसका, बुधराज। क्या नाम है इसका, बुधराज। ये बुधराज भी इंपॉर्टेंट बंदा है। ये आ गया कहां, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कलचुरियों का, कहां का, मध्य प्रदेश के कलचुरियों का क्या रहा, संस्थापक या क्या रहा, आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष रहा बेटा। कौन रहा, बुधराज। तो ये कृष्णराज और शंकरगढ़ प्रथम ये महाराष्ट्र में रहे। बुधराज कहां आ गया बेटा, मध्य प्रदेश आ गया। अब बुधराज के बाद बुधराज का बेटा आएगा। बुधराज का जो बेटा है इसका नाम है महेशमान। क्या नाम है इसका, ये महेशमान आया एमपी के इंदौर में। कहां आया, क्या करा, कलचुरियों की
स्थापना। इंदौर में कलचुरियों की क्या करा? स्थापना। और इंदौर में एक जगह है, क्या जगह है? महेशमान। कई लोग इसी को महेश्वर कहते हैं। क्या नाम है जगह का? महेशमान या फिर महेश्वर। ये यहां पर, और ये दोनों कहां है? इंदौर। तो इंदौर में किसने? इस महेशमान ने क्या करा है? कलचुरियों की स्थापना। और कलचुरी मतलब क्या? क्या? अरे भाई माहेशमती। कलचुरी मतलब कौन? माहेशमती। तो माहेशमती साम्राज्य की स्थापना करने वाला ये बंदा कौन है? महेशमान। समझ में आ रहा है? और इंदौर में इसने कलचुरियों की नींव रख दी है। किसने रख दी है? किसने रखी है? महेशमान ने। अब महेशमान के बाद आएगा वामराजदेव। महेशमान का बेटा होगा कौन? वामराजदेव। अब ये वामराजदेव इंदौर को छोड़ देगा, आ जाएगा त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी मतलब जबलपुर। और जबलपुर मतलब क्या? के कलचुरी का संस्थापक है। महाराष्ट्र में कलचुरियों का संस्थापक अलग है। महाराष्ट्र से एमपी वाला आने वाला बंदा अलग है। एमपी से इंदौर जाने वाला बंदा अलग है। और इंदौर से फिर से त्रिपुरी आने वाला बंदा अलग है। इन बातों को याद रखना। बात समझ में आ रहा है? तो त्रिपुरी में कलचुरियों की स्थापना करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वामराजदेव को। अब वामराजदेव का बेटा आएगा। वामराजदेव का बेटा जो है उसका नाम है कोकल प्रथम। क्या नाम है इसका? कोकल प्रथम। कोकल प्रथम के बारे में याद रखना, इसने त्रिपुरी को क्या करा? स्थायी राजधानी बनाया। त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। किसने बनाया? कोकल प्रथम। और कोकल प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके 18 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 18 बेटे ही थे। और 18 बेटे थे। कोकल प्रथम के कितने बेटे थे? 18। जानकारी इसका बिलहरी लेख से मिलेगा। एक लेख है, कौन सा लेख है? बिलहरी लेख। और बिलहरी लेख बताएगा कि भैया कोकल प्रथम के कितने बेटे थे? 18। और 18 जो बेटे थे किसके? कोकल प्रथम के। ये क्या करें? अब भैया 18 बेटे हैं, भाई छोटा सा जगह है क्या जबलपुर, वहां पे थोड़ी रह पाएंगे। तो 18 बेटों में से जो प्रतापी बेटा था कोकल प्रथम का, वो बाहर निकला त्रिपुरी से और अन्य शासकों पर आक्रमण करने के लिए क्या करा? प्रारंभ करा। इस बेटे का नाम है शंकरगढ़ द्वितीय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुग्ध तुंग कहते हैं। नाम सुने इसका? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग की बारी। शंकरगढ़ द्वितीय कौन था? 18 पुत्रों में से एक था। किसके? कोकल प्रथम। अब कोकल प्रथम का ये प्रतापी बेटा आक्रमण करेगा बाणवंशी शासक
क्या नाम है? विक्रमादित्य को क्या किया है? और किसको जीता है? और जीता, किंतु शासन नहीं किया। जीता किंतु इसने शासन नहीं किया। किसने नहीं किया? बात समझ में आ रहा है? शंकरगढ़ द्वितीय। अब शंकरगढ़ द्वितीय के बाद अब क्या होता है भैया? इस समय कौन राजपाट कर रहे हैं? सोमवंशी। सोमवंशियों ने पुनः हराते हैं ये लोग, मतलब सोमवंशी इनको फिर से हराते हैं और फिर से क्या करते हैं? पाली के क्षेत्र को प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा है जब जन्मेजय आता है तो जन्मेजय क्या करता है? शिवगुप्त के द्वारा हारे पाली क्षेत्र को क्या करता है? फिर से जीतता है और जीत करके अपना शासन वहां पे स्थापित करता है। ये बातों को मैं बताया हूं। किसमें? ठीक है, कलिंग के सोमवंश में। अब कौन आ जाता है शंकरगढ़ द्वितीय के बाद? अब आता है आपके पास लक्ष्मण राज। कौन आता है? लक्ष्मण राज। तो ये लक्ष्मण राज त्रिपुरी में रहता है, त्रिपुरी में शासन करता है। कहां शासन करता है? त्रिपुरी में। और लक्ष्मण राज के बाद उसका बेटा आता है। इसके बेटे का नाम भी रहता है क्या? कोकल द्वितीय। क्या नाम रहता है इसका? कोकल द्वितीय। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, कोकल प्रथम के भी 18 बेटे थे, इसके भी कितने बेटे हैं? 18 बेटे हैं। कोकल द्वितीय के भी, कोकल प्रथम के भी थे, कोकल द्वितीय के भी कितने पुत्र थे, कितने बेटे थे? 18। बात समझ में आ रहा है? कितने बेटे थे? 18। अब यहां पर 18 बेटों में से एक बेटा, इसका नाम था क्या नाम था इसका? कलिंगराज। तो कलिंगराज को भेजता है। कहां आया? छत्तीसगढ़ आया। ये कलिंगराज कहां आया? छत्तीसगढ़ आया। आया कब? 1000 एडी में। आया कब है? 1000 एडी में आया छत्तीसगढ़। और आकर के सोमवंशी शासकों को क्या करा? सोमवंशी शासकों को पराजित किया। और सोमवंशी शासकों को पराजित करने के बाद इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की क्या रखी? नींव रखी। तो याद रखना, ये जो कलिंग राज है छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का क्या रहेगा? संस्थापक रहेगा। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का क्या रहेगा? संस्थापक रहेगा। कौन? कलिंग राज। और यहां से शुरुआत होगी किसकी? छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की। किसकी शुरुआत होगी? छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की। सबसे पहले आपने देखा है कि एक आदि पुरुष था कृष्णराज, उसने कलचुरियों की स्थापना महाराष्ट्र में करी है। कृष्णराज का जो बेटा है उसका नाम शंकरगढ़ प्रथम है, जिसने महाराष्ट्र से ही शासन व्यवस्था का संचालन किया है। शंकरगढ़ प्रथम का बेटा हुआ बुधराज। बुधराज ने कहा मध्य प्रदेश आया है और मध्य प्रदेश में क्या करा है? कलचुरियों की स्थापना। बुधराज का जो बेटा था उसका नाम है महेशमान। मध्य प्रदेश से वो चला गया है कहा? इंदौर। और इंदौर में क्या करा है? कलचुरियों की स्थापना। इंदौर जो कि क्या है? प्राचीन महेश मती है। और उसके बाद उसका बेटा हुआ वामराज देव
वामराज देव इंदौर छोड़ करके त्रिपुरी आया, जबलपुर आया और जबलपुर में कलचुरियों की स्थापना करी। और वामराज देव के बाद आया आपका कोकर्ण प्रथम। कोकर्ण प्रथम जो कि प्रतापी राजा था और इसने क्या करा है, त्रिपुरी को अपनी स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करा है। समझ में आ रहा है? कोकर्ण प्रथम के 18 बेटे थे। 18 बेटों में से एक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था, जिसने पहली बार छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को विक्रमादित्य से जीता था। ठीक है, जिसे बाद में आपने देखा था फिर से सोमवंशियों ने कब्जा कर लिया था। और शंकरगढ़ द्वितीय के बाद उसका बेटा लक्ष्मण राज आया। लक्ष्मण राज केवल और केवल त्रिपुरी से शासन का संचालन करता रहा, किसी प्रकार का इंटरफेयर यहां पर नहीं किया। उसके बाद आया कोकर्ण द्वितीय। कोकर्ण द्वितीय के भी 18 बेटे थे। 18 बेटों में एक कलिंगराज था। कलिंगराज आया छत्तीसगढ़ और यहाँ पर शासन कर रहे सोमवंशी शासकों को पराजित किया। और सोमवंशी शासकों को पराजित कर देने के बाद इसने क्या करा है, क्या करा भाई, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना करी। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना कब हुई है? 1000 AD। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आपको? आपको आया? अब देखिए कलचुरी को। तो सबसे पहले आने वाला है कौन? कृष्णराज। अच्छा, कृष्णराज तक तो समझ लिए हैं, यहां से समझिए कलिंगराज। कौन है कलिंगराज? छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का संस्थापक। कलिंगराज के बाद शासन करने वाला है कमलराज। कौन करने वाला है? कमलराज। कमल के बाद 3 लोग पैरेलल आएंगे। एक तो आएगा रत्नदेव प्रथम, फिर आएगा पृथ्वीदेव प्रथम और फिर तीसरा आएगा जाजन्यदेव प्रथम। सेम रिपीट होगा। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और फिर से जाजन्यदेव द्वितीय। इसके बाद आएगा आपके पास जाजन्यदेव द्वितीय के बाद लिख लिए जगत देव। जाजन्यदेव द्वितीय के बाद आएगा कौन? जगत देव आएगा। जाजन्यदेव द्वितीय के बाद कौन आने वाला है? जगत देव। और जगत देव के बाद आएगा रत्नदेव तृतीय। और रत्नदेव तृतीय के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बंदा आने वाला है, इसका नाम है प्रतापमल। कौन आने वाला है? प्रतापमल। और प्रतापमल आएगा 1222 AD में। कलिंगराज कब आया है? प्रतापमल कब आएगा? 1222 AD। कितना हुआ? 222 साल। कितना साल हुआ? 222 साल। 222 साल के बाद 200 साल का क्या रहेगा? अंधकार युग। ठीक है, ब्लैक एरा। ठीक है, तो अंधकार युग रहेगा। कब रहेगा अंधकार युग? (1222 AD से 1494 AD तक। 1222 से 1494 तक आपके पास क्या रहेगा?
अंधकार युग। अंधकार युग उस युग को कहेंगे जिस युग की कोई जानकारी आपको नहीं मिली। बात समझ में आ रहा है क्या? उस युग को कहेंगे जिस युग की कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। अब अंधकार युग के बाद ये कलचुरी दो पार्ट्स में क्या हो गए? डिवाइड। एक जो पार्ट है वो क्या कहलाया? रतनपुर ब्रांच कहलाया। ये मूल शाखा थी। समझ में आ रहा है? अंधकार युग के बाद कलचुरियों का क्या हो गया? दो भागों में विभाजन। पहला भाग क्या कहलाया? रतनपुर शाखा, जबकि दूसरा भाग कहलाया लाहुरी शाखा। दूसरा भाग क्या कहलाया? लाहुरी शाखा कहलाया। रतनपुर शाखा की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे रतनपुर के शाखा का फिर से अगला कलचुरी शासक आया जो संस्थापक बना। इसका नाम था बाहरेंद्र साय। क्या नाम था इसका? बाहरेंद्र साय। बाहरेंद्र साय के बाद कल्याण साय, कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, तीन साय के निकल जाने के बाद आपके पास आया तखत सिंह। तखत सिंह के बाद राज सिंह, उसके बाद सरदार सिंह, उसके बाद रघुनाथ सिंह। और देखो ये बाहरेंद्र साय कब आया है? कब आया बाहरेंद्र साय? 1494 में। 1494 में क्यों आया है? अंधकार युग के खत्म होने के बाद आया है। तो 1494 से लेकर के आप देखेंगे 1741 में, 1741 में आक्रमण होगा किस पर? और हार जाएगा। क्या करेगा? किससे हार जाएगा? किससे हारा है? मराठों से। मराठों से हारा, और मराठों से हारने के बाद, मराठों से क्या? हारने के बाद कलचुरियों का कौन सा शाखा? कौन सा शाखा? रतनपुर शाखा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यार एक तरफ यहीं से फिर से शुरू हुआ था, कौन सी शाखा है? लाहुरी शाखा। यहां पर जो पहला शासक आया था उसका नाम है केशव देव। क्या नाम है इसका? केशव देव। केशव देव के बाद आपके पास आने वाला है लक्ष्मी देव। कौन आने वाला है? लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव के बाद सिंघर देव, सिंघर देव के बाद रामचंद्र देव, इसके बाद ब्रह्मदेव, और इसके बाद अमर सिंह देव। और अमर सिंह देव पर फिर से मराठा आक्रमण होगा 1750 में, और 1750 में ये भी हार जाएंगे और ये हो जाएगा इनका राजपाट खत्म। बात समझ में आ रहा है? केशव देव भी कब आएगा?
ये बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? तो भाई अंधकार युग के बाद कलचुरियों की दो शाखा स्थापित हुई, एक तो रतनपुर शाखा और एक क्या लाहौरी। मतलब कौन सी शाखा होगा? रायपुर। लाहौरी मतलब कौन सी शाखा होगी? रायपुर शाखा। तो यार लाहौरी शाखा स्थापित हुआ तो केशव लक्ष्मी सिंह रामचंद्र ब्रह्म और फिर क्या अमर्त्य देव ने लगभग शासन किया और 1750 में कलचुरी छत्तीसगढ़ से क्या हो गया? साफ हो गया साफ। अब यहां पर कलचुरी तो हो गया, तो पूरे मैक्सिमम एरिया में छत्तीसगढ़ की कौन शासन कर रहे थे? कलचुरी। बाकी क्या इधर कौन है? क्योंकि ये रतनपुर वाला भाग है पूरा का पूरा, बिलासपुर संभाग। ये कौन सा भाग है? रायपुर वाला भाग है। इधर कौन रहता है? कलचुरी। कलचुरी रहता है लाहौरी शाखा में। ये दुर्ग वाला सेक्शन है, ये यहां पर कबीरधाम है। कबीरधाम में कौन रहता है? फणीनाथ। ये बस्तर वाला रीजन है, यहां पे कौन रहता है? कौन रहता है? और यही छिंदकनाथ जब मरेगा तो एंट्री लेगा कौन? कौन लेगा? कौन लेगा? और यहां पे ये कांकेर है, तो ये कांकेर का क्या रहेगा? सोमवंश। देखो कलचुरी कब से कब तक बताया हूं भाई मैं? छत्तीसगढ़ में 1000 में आएगा, 1750 में चला जाएगा। यहां अच्छा यहां से कब जाएगा? और 1750 में यहां चले जाएगा। ये 11वीं से 14वीं शताब्दी में चला जाएगा। एक्चुअल में ये फणीनाग वंश वाले हार जाते हैं। किससे? रायपुर के कलचुरियों से। समझ में आ रहा है? रायपुर के कलचुरी से हार जाते हैं तो ये वाला कब्जा हो जाता है। किनके पास चला जाता है? कलचुरियों के पास। तो जब रायपुर के कलचुरी हारते हैं मराठों से तो ये सब किसके पास चला जाता है? मराठों के पास। बात समझ में आ रहा है? छिंदकनाथ वंश के बारे में बताया हूं। 1023 से 1324 ये बस्तर में राजपाट करते रहते हैं। 1324 में ये लोग आते हैं, काकतीय वंश वाले हराते हैं किसको? छिंदकनाथ को। और फिर 1324 से राजपाट करते हैं 1950। उसके पास आपके पास आता है क्या? कांकेर का सोमवंश। तो कांकेर का जो सोमवंश है आपके पास आता है क्या? 13वीं से 14वीं शताब्दी में। और ये भी हार जाते हैं किससे? कलचुरियों से। किससे हार जाते हैं? कलचुरियों से। और ये क्या जाता है? इनका राजपाट समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अभी पहले पूरे एरिया पे कलचुरी रहते हैं, थोड़ा सा चल रहा है कौन? फणीनाथ। कलचुरियों के साथ चल रहा है कौन? चल रहा है फणीनाथ। कलचुरियों के साथ चल रहा है कौन? छिंदकनाथ। तो ये छिंदकनाथ, ये सोमवंश और ये क्या? फणीनाथ वंश समकालीन है। क्या है? जिस समय बिलासपुर संभाग में कलचुरी चल रहा था, रायपुर संभाग में कलचुरी चल रहा था, उस समय दुर्ग की तरफ क्या चल रहा था? फणीनाथ। बस्तर में क्या चल रहा था? छिंदकनाथ। और कांकेर में क्या चल रहा था? तो ये सब के सब आपस में क्या है? समकालीन है। काकतीय वंश समकालीन नहीं है क्योंकि बाद में आएगा। समझ में आ रहा है? काकतीय वंश बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा?
किसके बाद में आएगा? छिंदक नागवंश के बाद में आएगा, जब छिंदक नागवंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। ये बात समझ में आया क्या? इतने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना? चालू कर ले। किसको? किसको करे चालू? कलिंगराज को। 1000 में आया और 20 साल तक रहा, 1000 से लेकर के 1020 तक। एक 1000 से लेकर के कब तक? 1020 तक रहेगा। कौन रहेगा?